उल्टियाँ फैली हुई हैं, अनेक उनकी जिज्ञासा है, काफी उनके मन में पेशोपेश रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर जीवन कुरुविला हैं। वो त्रिवेंद्रम केरला से हैं। उन्होंने एमडी सामुदायिक चिकित्सा में करी हुई है सीएमसी वेलोर से, और करेंटली सीएमओ है गांधी जी हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर बरवाड़ी में, झारखंड में। और वो उनकी वाइफ भी पैथोलॉजिस्ट है, तो दोनों कपल मिल करके सामुदायिक चिकित्सा में अपना योगदान दे रहे हैं, जो देश के काफी गरीब इलाके हैं उनमें जा करके। और उन्होंने काफी वेबिनार प्रदान किया, अलग अलग डेवलपमेंट केसेस के लिए किए हैं, और वो काफी उपयोगी रहा है। तो इसलिए लगा कि इन बातों को अगर हमारे और नेटवर्क के जो पार्टनर्स है, जो जीधान में है, एमपीएसडीआई में है, उनके साथ भी ये साझा किया जा सकता है, ताकि उनकी भी बातें, उनके भी जो इश्यूज हैं, प्रश्न है, उनका कुछ समाधान किया जा सकता है। तो मेरे अलावा कुछ प्रदान से और लोग भी हैं, विजय हैं, यश हैं, सुमेंद्र हैं, इस प्रकार और भी लोग हैं। मैं अभी सबको नहीं देख पा रहा हूँ, तो चूंकि समय की कमी रहती है और डॉक्टर साहब को और भी काम रहता है, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए कि वो अपना कीमती समय इस काम के लिए हमें दें। तो इनिशियली वो थोड़ा अपनी तरफ से जो भी उन्हें बताना है वो बताएंगे, और उसके बाद आपके मन में जिस प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, उसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसमें बोल भी पाएंगे जो पैनल में है, तो उनको वो इनेबल कर देंगे, तो वो आप बात कर पाएंगे। तो ज्यादा कुछ ना करते हुए एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर जीवन कुरुविला को। डॉक्टर जीवन, यू मे स्टार्ट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। मैं पहले धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया कि इस वेबिनार में टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड के अलग अलग विभिन्न मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए, ताकि आप लोगों को एक बेसिक जानकारी मिल सके कोविड के बारे में। कोविड आप सब जानते हैं, अभी तक कोविड जो कोरोना वायरस SARS-2 नाम का वायरस है, जो कोरोना वायरस परिवार के हैं। और एक चीज आपको जानना है, बहुत जरूरी है, कि कोविड एक वायरस से बना हुआ बीमारी है, वायरस से फैला हुआ बीमारी है। वायरस इज द इन्फेक्टिव एजेंट हियर। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि वायरस जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जीवाणुओं में सबसे छोटा है, और बात ये है कि जैसे आप सब जानते हैं कि जितना छोटा हो जाते हैं तो उतना खोजने में और उतना उसको कंट्रोल करने में मुश्किलें पैदा हो जाते हैं। और जैसे पहले तो आप जानते थे कि ये वायरस सिर्फ फैलता था थ्रू दी जो जब हम लोग खांसी करते हैं या बात करते हैं, तो जो एरोसोल बनाते हैं उससे जल्दी फैल जाता था। और पर अभी हम जानते हैं कि ये जो वायरस है एरोसोल में रह के हवा में रह जाते हैं, और जिसके चलते इसका फैलाव और इन्फेक्टिविटी, मतलब एक दूसरे को दूसरे को ग्रसित करने का जो ये इनका शक्ति है, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जिसके चलते ये बहुत जल्दी फैल रहा है। इसके अलावा ये इसका डायग्नोसिस मतलब बीमारी पता करने का जो तकनीक है, ये भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए बहुत बार आप सुने होंगे कि बहुत लोग जाके जांच करने के बाद वापस आके बोलते हैं मेरे को तो सब कुछ कोरोना जैसे लग रहा है, पर मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। ये सब कारण इसलिए है क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है, ये भी इनका जो सेंसिटिविटी है, मतलब पकड़ने का, एक बीमारी पकड़ने का जो ताकत है जांच का, वो बहुत कम रहता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक चीजों से, जिससे हमको पता मतलब हम जो इसको पकड़ने का जो जांचें हैं उसके बारे में बात करते हुए, जैसे हम पहले बताए कि ये सबसे छोटा कीटाणु होने के चलते इसका जो जांच है, ये मुश्किल जांचें हैं, जहां पर इसका जो कॉस्ट ऑफ टेस्ट मतलब
इसका जो इसमें जो खर्च होता है ये बहुत ज्यादा है, सो बहुत खर्चीली टेस्ट है। तो कोई भी आप पर प्राइवेटली करना चाहेंगे या इवन सरकार को ये जांच सब करना पड़ रहा है, तो इसका जो खर्च है बहुत ज्यादा है। तो जांच है बेसिकली 3 तरह के जांच अभी अवेलेबल है। पहला है RAT टेस्ट, मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो आप सब देखे होंगे, जैसे मलेरिया एंटीजन टेस्ट जैसे किट में आता है, तो वैसे जांच किया जाता है। यहाँ पर एंटीजन जो है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। एक ही प्रॉब्लम है, इसका जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी मतलब मरीज को बीमारी पकड़ने का जो ताकत, जो खूबी है इस जांच का, ये बहुत कम है। सिर्फ 30 से 40% ही इसका सेंसिटिविटी रहता है। मतलब 100 मरीज जिसको पक्का कोरोना है, वो उनमें इस जांच को किया जाए तो सिर्फ 30 या 40 मरीज का ही पॉजिटिव निकलेंगे। उसके बाद उससे 60 से 70 मरीज इसका मिस हो जाएंगे। तो इस यूजुअली ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ज्यादा मरीज को एक साथ जांच करके जल्दी आपको निर्णय लेना है कि इस इलाका में कोरोना है या नहीं है। तो ये हो गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें खूबी यही है कि ये जल्दी किया जा सकता है, यूजुअली आधा घंटा के अंदर रिपोर्ट मिल जाता है। दूसरा है ट्रूनेट। तो ट्रूनेट में आपको करीब 1 घंटा जांच के लिए लग जाते हैं, और इसमें ये भी टेस्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड, इसके लिए मशीन की जरूरत पड़ते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट होने के चलते इसका भी ज्यादा जांच एक साथ नहीं कर पाते हैं। मशीन का जो कैपेसिटी के अनुसार 1 या कभी 2, 3, 4 तक ही आप कर पाते हैं। तो उसका मतलब है कि एक दिन में हो सकता है कि आप 20-30 सैम्पली एक समय में कर पाएंगे। पर इसका भी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो सेंसिटिविटी है, मतलब बीमारी को पकड़ने का जो ताकत है, बस 60 से 70% है। मतलब यदि 100 मरीज का जांच किया जाता है तो उसमें सिर्फ 60 या 70 ही पॉजिटिव आएंगे। बाकी 30 से 40% आपको नेगेटिव रिपोर्ट, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट, मतलब गलत नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा जांच है RT-PCR। RT-PCR में भी ट्रूनेट जैसा ही है, पर इसमें टाइम और लग जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो इक्विपमेंट है, उसके लिए ट्रेनिंग, इसका ट्रेन्ड पर्सनल चाहिए। आसानी से नहीं कर पाते हैं। करीब 5 से 6 घंटा लग जाता है जांच करने में। इसमें भी बात यही है कि इसका जो सेंसिटिविटी है तो वो ट्रूनेट के जैसे ही 60 से 70% ही है। मतलब इसमें भी आपका जो टेस्ट है नेगेटिव 30 से 40% समय नेगेटिव ही आ सकता है। पर एक चीज जांच के बारे में हम बता दें तो एक चीज ध्यान दें, आपको जानना जरूरी है कि कोई भी जांच करे तो पॉजिटिव होने का ज्यादा चांस तीसरा से 7वां दिन तक ही है। बहुत बार हम देखे हैं कि 10 दिन के बाद जांच को नेगेटिव निकलने का ही चांस ज्यादा है। पर आपको एक और चीज बता दें, जो RT-PCR और ट्रूनेट जिसमें RNA को नापा जाता है, ये कभी-कभी 3 महीना तक पॉजिटिव रह सकता है। इसलिए शायद आपको जानकारी होगा, 1 सप्ताह पहले भारत सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया है कि एक बार आपका पॉजिटिव जांच है तो उसको आपको दोबारा जांच करके नेगेटिव हुआ है या नहीं हुआ है ये जांच करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 10 दिन घर में रहना है, उसके बाद आपको माना जाएगा कि आप नेगेटिव हो गए हैं। तो बहुत लोग हमको फोन करके पूछते हैं क्या हम जब दोबारा जांच करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं है। पर ये भी जैसे मैंने पहले बताया, जरूरी है कि आप समय पर जांच करें। बहुत लोग हमारे पास जो आते हैं वो क्या बोलते हैं, मुझे तो 5 दिन से बुखार है, हमको लग रहा है कि हमको मलेरिया है या टाइफाइड है, उसका इलाज कीजिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि हमको 3-4 दिन में यदि आराम नहीं मिलता है तो हम जाके कोविड जांच करेंगे। तो ये बहुत गलत रवैया है। इसमें क्या हो जाता है, टोटल बुखार का जो ड्यूरेशन है वो कभी-कभी 9 दिन, 10 दिन, 12, 2 सप्ताह भी पार हो जाते हैं। उसके बाद वो जाके कोरोना का जांच करते हैं, वो नेगेटिव आएगा और वो बोलेगा कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है। तो कोरोना का यदि शक है तो पहले ही दिनों में एज सुन एज पॉसिबल जांच करने की जरूरत है। तो ये हुआ बात है ये जो कोरोना का जांच के बारे में।
अगली बार हम आएंगे इसका जो सिम्टम्स है, लक्षण के बारे में, क्योंकि आपको लक्षण पहचानना जरूरी है, और ये भी इसलिए लक्षण जानना जरूरी है क्योंकि वायरल बीमारियों में हम लक्षणों का इलाज करते हैं। बहुत बार लक्षण जो होते हैं, जो जैसे बुखार हो गया या सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये लक्षण जो होते हैं उसके चलते मरीज बहुत मतलब अपने आप को खराब महसूस करते हैं, और बहुत बार मरीज उसका सही इलाज नहीं करने से मरीज ज्यादा सीरियस होता है। तो पहला लक्षण जो है, जो ग्रुप में हम लोग देखेंगे, पहला ग्रुप है बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द। ये बहुत तकलीफ देने वाले लक्षण है। आप जानते हैं जैसे किसी को बुखार होता है तो आप थक जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ खाने कुछ पीने का, मतलब वैसा आपको ठीक नहीं लगता है। आप सो भी जाते हैं, आप बिस्तर पर लेट भी जाते हैं तो आपको नींद नहीं आता है। तो ऐसे हालत में जरूरी है कि आपका जो बुखार है, आपका बदन दर्द है, आपका सिर दर्द है, उस पर काबू पाया जा सके। इसके लिए सबसे अच्छा है पैरास्टामोल का गोली। पहला मैं हमेशा बताता हूँ, पहला 3-4 दिन के लिए लगातार खाएं तो अच्छा है, ताकि आपका फीवर तो थोड़ा कम रहे। पैरास्टामोल खाते समय याद रखना है कि उसका डोज सही रहे। बहुत बार यही होता है कि मरीज को जब पैरास्टामोल का गोली खाते हैं डोज गलत रहता है। पैरास्टामोल का डोज है 12 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रति डोज। मतलब यदि आप 50 किलो के हैं तो आपको 600 से 750 मिलीग्राम तक पैरास्टामोल का एक बार जरूरत पड़ता है। तो आप जानते हैं 650 का टैबलेट भी मिलता है, या 500 का टैबलेट 1.5 गोली करके भी खा सकते हैं। हम लोग गलती अक्सर देखते हैं कि 80 किलो का मरीज रहता है और 500 मिलीग्राम का गोली खाते हैं। 80 किलो का मरीज के लिए आप जानते हैं 80 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो वो करीब 960 होता है, और 15 मल्टीप्लाइड बाई 80 1200 होता है। पर आप कभी 1200 तक नहीं जा पाते हैं। आप 1 ग्राम तक, कितना भी वजन ज्यादा है तो 1 ग्राम तक ही आप उसको पैरास्टामोल को एक समय में मैक्सिमम खा सकते हैं। तो ऐसा ध्यान आपको देना पड़ेगा कि पैरास्टामोल आप सही डोज में ही ले रहे हैं। और पैरास्टामोल हम लोग बहुत बार देखे हैं कि पैरास्टामोल लोग सुबह शाम खिलाते हैं। यदि लगातार बुखार नहीं आ रहा है, हो सकता है कि वो काम करेगा, पर यदि लगातार बुखार आ रहा है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि पैरास्टामोल मैक्सिमम उसका एक्शन रहता है मैक्सिमम 6 घंटा तक, तो उसके बाद उसका एक्शन चला जाता है। बहुत लोग पूछते हैं ऐसा करने से हम लोग क्या गलती नहीं कर रहा है कि बुखार को कम करके नहीं, वैसा गलती हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसलिए बुखार को कम करते हैं ताकि मरीज को अच्छा लगे, और मरीज अपना मतलब जो खाना पीना है वो सही करे, अपना नींद जो मिलना है वो सही नींद मिले। तो ये हो गया बुखार का बात। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बुखार आने के बाद भी मरीज को पैरास्टामोल के बाद भी बुखार कम नहीं होता है। ऐसा हालत में हम लोग एडवाइस करते हैं कि ठंडा पानी में कपड़े को भिगो करके मरीज का शरीर को पोंछ दे, तो बुखार जरूर कम हो जाएगा। तो ये हो गया पहला सेट जो सिम्टम्स है, पहला ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। दूसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है आपका गला दर्द, खांसी और सर्दी। ये तीनों एक साथ मैं बता रहा हूँ। पर एक और चीज आपको बताना है, जैसे मैंने पहले बताया बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द, ये जरूरी नहीं है कि वो उसी स्टेप में ही आ जाए। कुछ लोगों को तो बुखार होता ही नहीं है, उनको सिर दर्द सिर्फ होता है। तो कुछ लोगों को कभी सिर दर्द नहीं होता है, सिर्फ बदन दर्द होता है। तो जरूरी नहीं कि सबको सब सिम्टम एक साथ आए। ये जितने सिम्टम्स हम बता रहे हैं, कुछ लोगों को तो एक या 2 सिम्टम ही होता है, कुछ लोगों को तो सब सिम्टम्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अगला सेट ऑफ सिम्टम्स है गला दर्द, सर्दी और खांसी। इसके लिए हम लोग बताते हैं कि मरीज गर्म पानी में नमक डाल के गलाला करे या भाप लगाए। पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये भाप लगाने से बहुत लोग सोचते हैं कि वायरस मर जाता है। नहीं, वायरस नहीं मरता है। वायरस आप भाप क्यों लगा रहे हैं? भाप इसलिए लगा रहे हैं तो क्योंकि आपका जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है, जहां से आप सांस लेते हैं,
वही पैसेज को आप क्लीन करके मतलब साफ करके रखें। बहुत बार आप लोग जानते हैं कि जब कोई बुखार आता है, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे वायरल फीवर आता है, तो आपका पूरा गला खरखराता है, गला अजीब लगता है, आपका जो बोली है बदल जाते हैं, क्योंकि जो बलगम बनता है वो पूरा जम जाता है, बलगम गाढ़ा हो जाता है, जिसके चलते आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उसको इसमें ये बलगम का जो गाढ़ा है उसको थोड़ा लूज करने के लिए ही हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप स्टीम इनहेलेशन मतलब भाप लगाएं या गर्म पानी में नमक डाल के गलाला करें, ताकि आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, सांस लेने का जो नाक से जो फेफड़ा तक का जो रास्ता है वो साफ रहे और आपको अच्छा लगे। कुछ लोगों को ये दोनों चीज करने के बाद भी खांसी में सर्दी में कमी नहीं होते हैं। ऐसा लोग में सेट्रिजिन जो एक एंटीहिस्टामिन है वो खा सकते हैं। कुछ लोग को खांसी बहुत ज्यादा होते रहते हैं, इतना तंग करते हैं, तो ऐसा हालत में आप गर्म पानी में 1 चम्मच मधु और 2 पत्ता तुलसी डाल के धीरे धीरे पी सकते हैं। इसमें बहुत कुछ आराम मिलता है। यदि मैं बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा कफ सिरप खाए, तो हम कफ सिरप खाने से लोगों को मना करते हैं। इसका कारण अनेक है। पहला है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि कफ सिरप खाने से आपका खांसी दब जाता है, जिसके चलते आप खखार जो बनता है, खखार जो बनता है उसको खखार जो बनता है वो जमे रह जाते हैं फेफड़ा में, जिसके चलते आपका बीमारी बढ़ सकता है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हो गया दूसरा सेट ऑफ सिम्टम्स, सोर थ्रोट, कोल्ड कॉफ मतलब गला में दर्द, सर्दी और खांसी। अगला 2 सिम्टम जो आते हैं वो है सूंघना, जो हम लोगों का स्मेल और टेस्ट चला जाना। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो स्मेल और टेस्ट, सूंघने का और स्वाद का वो जो चला जाता है, उसके लिए स्पेशल कोई इलाज नहीं है। इसके लिए ये कुछ लोगों में चंद खंडे रहते हैं, कुछ लोगों में ये पूरा 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन तक रह जाते हैं। तो ये दोनों के लिए कोई इलाज नहीं है, अपने आप ये ठीक हो जाता है। फिर सिम्टम आता है डायरिया। डायरिया मतलब पतला पैखाना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मरीज डिहाइड्रेशन में ना चला जाए। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आप देखे होंगे जो सरकारी जो सब सेंटर में और पीएचसी में मिलते हैं, बस आपको उसका घोल बना के पीते रहना है, ताकि आपका शरीर में पानी कम ना हो जाए। बहुत लोग घरेलू उपचार में आप उनको दे सकते हैं माड़ पानी, थोड़ा नमक डाल के, या फिर माठा जो बटर मिल्क जो बताते हैं वो भी दे सकते हैं। कृपा करके जिसको पतला पैखाना हो रहा है उनको ये जूस मत दीजिएगा। बहुत लोग चाहते हैं कि वो जूस दे। जूस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें चीनी लगा रहता है। चीनी जब ज्यादा रहता है तो उनको प्यास ज्यादा रहता है, और ये भी रहता है कि उनको जो पतला पैखाना है वो नॉर्मली कम नहीं होता है। और चीनी लादा हुआ जो कोई पानी जो पीने के लिए मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मिलते हैं, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि डायरिया जिनको होता है, तो जिंक का टैबलेट 50 मिलीग्राम का मिलता है या 20 मिलीग्राम का मिलता है, वो आप जिंक साथ में ले तो डायरिया कम हो सकता है। यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डायरिया पतला पैखाना कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत बार लोग ओफ्लॉक्स ओइजेड, मेट्रोजिल, सिप्लॉक्स टीजेड ऐसे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, पर आपको याद रखना जरूरी है ये एक वायरल बुखार है, वायरस के चलते हो रहा है। इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल ज्यादातर नहीं है। ये डायरिया जब पतला पैखाना इसके चलते जो होता है, तो इसमें सिर्फ आपको ओआरएस
लेने का ही जरूरत है। ये जो पतला पैखाना जो होता है 2 से 3 दिन तक आपको पतला पतला पैखाना होते रहेगा। लास्ट का सिम्टम है थकावट। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम हुआ अभी का जो वायरस, जो म्यूटेंट सर आवाज वायरस कट गया है आपका। हेलो जी अभी आ रहा है। आवाज क्लियर ही आ रही है, शायद आपके एंड पे कुछ दिक्कत ओके भी हो सकती है। ओके, कोई बात नहीं। तो बेसिकली आपको जानना है थकावट जो है बहुत कॉमनली अभी देखा जाता है। बहुत मरीज सिर्फ थकावट बोल के आते हैं। आज भी हमारे पास जो मरीज जो पॉजिटिव निकला है, मरीज आए हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत थकावट लग रहा है डॉक्टर साहब, 4-5 दिन से थकावट लग रहा है, या और उसके साथ सिर दर्द लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आपको इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि बेकार में दवाई लेना नहीं है। बहुत बार हम लोग मरीज लोगों को देखते हैं कि पानी चढ़ाते हैं, ताकत के लिए पानी चढ़ाते हैं। ये सब जो करते हैं ये आपको फायदा नहीं करता है। बिना बिना डिहाइड्रेशन का पानी सब चढ़ाने से आपको नुकसान ही होगा। बहुत लोग ताकत कम है बोल के बहुत बहुत मल्टीविटामिन सब खा के आते हैं, पेट में जलन होके आते हैं ज्यादा टैबलेट खाने के बाद। तो थकावट का इलाज, मेन इलाज है रेस्ट, मतलब आराम करना है। आप प्रतिदिन 16 से 18 घंटा तक आप सो सकते हैं। आपको आराम करना ही काफी है। आपका जो शरीर को अपने को ठीक करने के लिए आराम की जरूरत है। तो याद कीजिएगा कि आराम, जो थकावट है, ये पूरा बीमारी के लिए आराम बेहद जरूरी है। मैं इस मौके पर ये भी बताना चाहता हूँ, यदि आपको कोरोना बीमारी का शक है या यदि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गए है, आपको अगला 2 सप्ताह तक के लिए कोई भी प्रोग्राम ने प्लानिंग नहीं करना है। आपको आराम ही करते रहना है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जो एक्सर्ट करते हैं, मतलब जो ज्यादा काम में लगे रहते हैं, वो मरीज बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जिसके चलते हम लोग को उस आगे इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। तो मेन बात है ये कि जो थकावट है, इसको बहुत सीरियसली ले लीजिएगा। और आपके घर में भी किसी को ऐसा बोलते हैं कि वो थकावट लग रहे हैं बहुत, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। बहुत लोग मजाक कर देते हैं, यार सोते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। नहीं, उनको मजाक भी मत बनाइएगा। तो ये जो थकावट का जो मामला है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। और आपको 10 दिन, कभी 10-14 दिन तक ये बीमारी खत्म होने के बाद भी मरीज बहुत थके थके रहते हैं। ये कॉमनली इस बीमारी में देखा जाता है। अभी सवाल ये है कि आप सब जानना जरूरी है कि मरीज जो 100 मरीज को यदि कोरोना कोविड बीमारी होते हैं, तो इसमें सब लोग सीरियस नहीं होते हैं। 2-3 से 5 दीजिए ना, उसको बनाएंगे। ये जानना जरूरी है कि सिर्फ 3 से 5 आदमी ही सीरियस होते हैं, मतलब बहुत कम प्रतिशत ही सीरियस होते हैं। पर ये जानना जरूरी है कि कौन सीरियस होता है। तो ये इसमें आपको जानना जरूरी ये है कि कोई भी सीरियस हो सकता है। बहुत मत सोचिएगा कि आप बहुत हटे कटे हैं, तो या आप बहुत स्ट्रेंथ है आपका बॉडी बहुत अच्छा है, आप जिम जाने वाले हैं, ये सब एक एक्सक्यूज, मतलब एक्सक्यूज नहीं है कि आप सीरियस नहीं होंगे। हम लोग अक्सर देखे हैं जो नहीं सोचते हैं कि जो सोचते नहीं है कि वो सीरियस होगा, वही लोग सीरियस होते हुए इसमें देखा जाता है। फिर भी कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जिनको थोड़ा ज्यादा मतलब अपने को सावधान रखना जरूरी है। इसमें सबसे मेन है जो 60 साल के उम्र के ज्यादा रहते हैं। दूसरा है अब जो शुगर के मरीज है। तीसरा है जिसको डायबिटीज, जिसको बीपी का बीमारी है। चौथा है जिसको लंग, जो फेफड़ा रिलेटेड बीमारी है, जैसे अस्थमा का बीमारी है, सीओपीडी है। फिर है हार्ट पेशेंट्स, मतलब दिल के बीमारी लोग जो है। फिर नेफ्रो के, जो किडनी के बीमारी जिनको रहता है, जिनको कैंसर की बीमारी रहता है, ये सब लोग थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। और
और बात ये है कि पर ये एक सावधानी रखने के लिए ये बात है, पर सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई भी सीरियस हो सकते हैं। शायद आप कल हम नहीं जानते हैं कि आप पढ़े हैं कि नहीं, कल परसों गुजरात में जो बॉडी बिल्डर है, जो बॉडी बिल्डर बहुत बीमार होके सीरियस होके अपना जान खोए हैं। जो बॉडी बिल्डर है, आप जानते हैं कि सबसे फिट रहने वाले हैं, तो वो इस बीमारी से अपना जान खोए हैं। तो आपको पता होना जरूरी है कि ये बीमारी कितना सीरियस हो सकता है। पर अब कैसे पता चले कि आप सीरियस हो रहा है? आपको मतलब स्पेशल डॉक्टर की स्पेशलाइज्ड आपको अस्पताल में जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। सीरियस होने का लक्षण है कि आपको बहुत बार पता भी नहीं चलता है कि आप सीरियस हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सबसे एडवाइस करते हैं, सबको सलाह देते हैं कि यदि आपको कोरोना है या कोरोना का शक है, तो आपको घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर मतलब जो ऑक्सीजन का जो लेवल देखने वाला जो मशीन आता है, फिंगर में डालने वाला है, उसको आप घर में खरीद कर रख लीजिएगा। और आप हर दिन कम से कम 3-4 बार नापते रहेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कैसा है। तो यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या 94 से नीचे होता है, तो उसका मतलब है कि आपका कंडीशन सीरियस हो रहा है। और आपको डॉक्टर से संपर्क करने का जरूरत है। और ये भी आपको बता दूं कि सीरियस होने का जो पहले ही चरण में, पहले ही जब भी तुरंत आपको पता चलता है कि आप सीरियस हो रहे हैं, तुरंत इलाज शुरू करेंगे, तो आप ज्यादा गंभीर रूप से बीमार होने से बच सकता है और आप अपना जान को बचा सकते हैं। तो सबसे मेन बात, आप मान लीजिए मेरा मैं जो जितना कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ भी याद ना करें, कम से कम ये याद करें कि आपको घर में एक कोरोना का टाइम में एक पल्स ऑक्सीमीटर आपका घर में रखना बेहद जरूरी है। दूसरी बात है, यदि आपको आपका इलाज के दौरान यदि आपको छाती में जकड़न, छाती में दर्द या सांस लेने में दिक्कत, चलते समय सांस लेना में दिक्कत या चलने पर छाती में वजन, ऐसा कुछ आपको लगता है, तो वो भी एक लक्षण है कि आपका बीमारी सीरियस हो रहा है। दूसरे जो बहुत बुजुर्ग लोगों में ये भी देखा जाता है कि उनको बेहोशी जैसा हो जाना, उनको मतलब कंफ्यूजन हो जाना, उनको कभी-कभी वो उल्टा सीधा बात करना, वो भी कोविड में सीरियस होने का एक मतलब लक्षण है। तो ये 3-4 लक्षण हैं, पर सबसे मेन लक्षण है कि आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर जब आप इस्तेमाल करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर में यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 या 94 से नीचे होते हैं, तो वो आपको चिन्हित करते हैं कि आपको तुरंत कोई डॉक्टर से मिलके आपको और इलाज करने की जरूरत है। पर एक और बात अब मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग सीरियस होते हैं 5वां दिन से 11वां दिन तक। तो ये भी बात आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, 3-4 दिन बाद आप पैरास्टामोल सब खा के आप बिल्कुल सही हो जाता है, और उसके बाद आप सोचते हैं अरे यार मेरा तो ठीक हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता अभी। पर हम लोग बहुत मरीज को देखे हैं जो 6ठा दिन 7वां दिन सीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो बीमारी शुरू होने का दिन है वो तय करना जरूरी है, और आपको नोट करके रखना और अपने डॉक्टर से बताना ये डॉक्टर से बताना जरूरी है। कभी-कभी क्या हो जाता है, पहले 1-2 दिन या कभी-कभी 3-4 दिन तक मरीज उतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं। आप उसमें आप भूल जाते हैं कि आपको थोड़ा मोड़ा सिर दर्द लग रहा है, या थोड़ा मोड़ा थकावट लग रहा है, या थोड़ा मोड़ा सर्दी लग रहा है। बहुत लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, बाद में जब आप सिम्टम बता देते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप पहले से ही बीमार है। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आप 5वां दिन से 11वां दिन बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग अपना जान गंवाए हैं
ये बात को जो सीरियसली नहीं लिया है, उसके चलते वो सीरियस ज्यादा होके बहुत मुश्किलें में पड़ गए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगली बात आता है कि बहुत बार हम लोग से पूछते हैं कि ये बीमारी से कैसे बच सकते हैं, क्या खाने से बीमारी नहीं आता है, क्या खाने से हमको इसका इम्यूनिटी अच्छा बन जाएगा ताकि हमको ये बीमारी ना आए या हमको ये बीमारी से सीरियस हम गंभीर रूप से बीमार ना हो जाए। यहाँ पर भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जो बहुत कमजोर लोग हैं सिर्फ मरे हैं या ज्यादा सीरियस हुए हैं। बहुत ताकतवर लोग, बहुत हट्टे-कट्टे लोग तो इसमें बीमार हुए हैं, जिसके चलते इम्यूनिटी का ज्यादा रोल इसमें हम लोग नहीं मानते हैं। पर कुछ-कुछ बातें अपना शरीर को ठीक रखने में आपको ध्यान देना जरूरी है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि क्या प्याज खाए या लहसुन खाए, हल्दी खाए या अदरक खाए जिससे हमको ये बीमारी नहीं आएगा। अभी फिलहाल एक वायरल मैसेज चल रहा है जिसमें बताया जाता है कि आप 1 गिलास पानी में एक आधा चम्मच हल्दी डालें और आधा चम्मच नमक डालें और उससे गलाला करें तो आपको कभी भी ये कोरोना नहीं आएगा। पर ये सब के पीछे कोई रिसर्च नहीं किया हुआ है, पर जो लोग ऐसे पूछते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपको जो कुछ करे तो सुनिश्चित करें कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आधा प्याज या एक टुकड़ा लहसुन या एक टुकड़ा अदरक खाने से या ऐसा क्या बोलते हैं जो गलाला करने से आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं। पर ये ध्यान रखें कि जो कुछ आप करें ज्यादा तरीके से ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जो 50-100 ग्राम अदरक खा जाते हैं डेली और जिसका पेट जिसके चलते जल जाता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। पर 3-4 बातें हैं जो आपको बेहद ध्यान देना है जिससे आप बीमार होने का चांस कम रहता है। नंबर 1 आपका जो नींद है, आपको आराम जो है वो आवश्यक रूप से मिलना जरूरी है। अभी का जमाने में हम लोग देखते हैं कि मोबाइल का जमाने में लोग अपना काम से वापस घर आ जाते हैं, फिर पूरा आईपीएल टीवी में देखते रहते हैं, उसके बाद कोई फिल्म देखते हैं, फिर रात में मोबाइल भी देख लेते हैं और सोते-सोते 1 बज जाता है और सुबह 6 बजे उठ के फिर अपना ड्यूटी पर जाता है। तो ये आपका एक बहुत अनहेल्थी आपका शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 4-5 घंटे का ही नींद मिल रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कम से कम 8 से 9 घंटा नींद मिले वो आपको सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरा है आपका जो खान-पान है वो खाना है जो है वो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज बहुत ज्यादा खाए। आपका डाइट में, आपका खाना में सब कुछ मिला रहना चाहिए और मेनली आपको ध्यान देना है कि आपको सीजनल वेजिटेबल्स मतलब जो सब्जियां जो अभी फ्रेश मार्केट में जो मिलते हैं वो आपका खाना में होना चाहिए। और आपका सब चीज मतलब चावल, रोटी, दाल, फ्रूट्स, फल, ये सब आपका जो खाने में मिले रहना चाहिए ताकि आपको सब तरह के विटामिन, मिनरल, आपका जितना कुछ लवण है सब मिले। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तीसरा है आपको पानी अच्छा से पीना है। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि पानी कम पीने के चलते आपका शरीर में जो पानी का अंश है कम हो जाते हैं। कम होने के चलते आपका शरीर में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो जरूरी है कि आप ध्यान दें कि आप अच्छा से पानी पी रहे हैं। पानी जब पीते हैं ये ध्यान देना है कि आपको पानी जब पीते हैं तो आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो चीनी डाले हुए चीजों का पानी ना ज्यादा पानी ना पिए।
और एक और बात मैंने भूल गया बताने में, खाने के बारे में जब बताते हैं, प्रोसेस फूड्स मतलब जो आपका ऐसे खाने हैं जो पैकेट में प्लास्टिक कवर के अंदर आते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, मिक्सचर, जितना कुछ फास्ट फूड है, ये सब आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। चाहत के लिए मतलब हो सकता है कि महीना में 1 या 2 बार खाएं, पर लगातार प्रोसेस फूड्स खाना आपका शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये 3 बात हो गया आपका खान-पान और आपका आराम के बारे में। फिर चौथी बात है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। आपको कम से कम 30 मिनट हर दिन आपको आपका शरीर हिलना जरूरी है। सबसे अच्छा है कि सुबह में थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाए। यदि आप कोरोना से बीमार भी है, आपको हमेशा पड़े रहने की जरूरत नहीं है। कम सुबह शाम थोड़ा सा जो आपका आइसोलेशन में थोड़ा सा व्यायाम करना बेहद जरूरी है। तो व्यायाम आपका शरीर के लिए, आपका शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत मतलब मदद करते हैं। और लास्ट आप सब जानते हैं, नशा लेना किसी भी तरह आपको कोई फायदा नहीं करते हैं। वो दारू है या खैनी है या सिगरेट है, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। अभी बहुत लोग हमको बताते हैं, हमको तो पिछले साल कोरोना आ गया था, इस बार तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक मैंने देखा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो पूछते हैं तो बताते हैं मुझे तो ऑलरेडी कोरोना आ गया है, अभी तो दोबारा नहीं आएगा। वैसा नहीं है। आपको कोरोना जो अभी जो वायरस है, उसका अलग-अलग नस्ल या अलग-अलग वेरिएंट्स निकल रहे हैं, और हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि लोगों को दोबारा कोरोना आते हुए। तो आपको संयम रखना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि आपको थोड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा कि आप बीमारी को दूसरे लोगों को ना फैलाएं। इसलिए अभी का जो माहौल में ये सुनिश्चित करें कि आप जितना 2-3 अगला जो 2-3 सप्ताह है, सुनिश्चित करें आप बिना जरूरत का कोई भी यात्रा ना करें, बाहर घूमने के लिए ना जाएं। आप कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए हैं तो उसको कैंसिल करें, घर में बैठे रहे। और अभी तो शादी का सीजन है, बहुत लोग अभी भी इतना बातें बताने के बाद भी ऐसे शादी का प्रोग्राम, बर्थडे का प्रोग्राम ये सब करा रहे हैं, जिससे जिसमें लोग बाहर से आते हैं, भीड़ बना दे देते हैं। हमारे पास बहुत कहानी है जहां पर एक शादी के बाद सब लोग बीमार हो गए, बहुत लोग अपना जान खोए प्रोग्राम्स के बाद, जहां पर भीड़ जुट जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी का माहौल में आप ऐसा रहे, यदि प्रोग्राम भी करते हैं ध्यान दें कि आप ज्यादा भीड़ ना जमाएं। और सबसे अच्छा है कि आप भीड़ जमने वाला कोई भी प्रोग्राम है तो उसको आप थोड़ा पोस्टपोन करके रखें, ताकि लोग इसका फैलाव कम हो जाए। फिर तीसरी बात है, मान लीजिए फिर भी आपको बाहर जाना है, ये आप काम के चलते आपको बाहर जाना है, तो आपको मास्क हमेशा पहनते रहना है। मास्क सबसे अच्छा N95 मास्क है, उसके बाद आपका जो सर्जिकल मास्क आता है, और उसके बाद ही आपका कपड़े का मास्क। इतना आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आप अपना हाथ को हमेशा साफ रखें, हाथ साबुन से धोते रहे या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और तीसरा जो आप जानते हैं कि फिजिकल डिस्टेंस, एक दूसरे से जो दूरी है वो थोड़ा दूर रहे, ताकि फैलाव कम हो जाए। बंद कमरे में करने वाले कोई भी प्रोग्राम्स ना करें। यदि आप बाहर खुले एटमॉस्फेयर में जो प्रोग्राम्स कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, पर फिर भी आपका भीड़ नहीं जमना है। ठीक है। अभी बहुत लोग हमसे पूछते हैं, हमको हमारा प्रोग्राम तो हमेशा बाहर जाने का है, हम काम के वास्ते हमको बाहर जाना ही है। तो आपको ध्यान रहना पड़ेगा कि आप बाहर जाके आप अपने वायरस को लेके आके अपने घर वालों को ना दे। ये अक्सर हम लोग देखे हैं कि जो बाहर जाते हैं उनको वायरस नहीं पकड़ता है, पर जब जो वो वायरस बाहर से घर में जो रहते हैं उनको दे देते हैं। तो ये थोड़ा आपको सुनिश्चित करना है कि आप बाहर जाते समय आप वायरस लेके घर के लोगों को ना दे। इसके लिए सबसे अच्छा है, बाहर जाके वापस आते हैं तो अपने को आप नहावा दे और आपका कपड़ा तुरंत धो ले। और ऐसे लोगों को घर के अंदर मास्क पहनते रहना अच्छा रहेगा, ताकि
आपके शरीर में थोड़ा मोड़ा भी वायरस का कण है, वो आप दूसरों को नहीं फैलाए। इसलिए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये गाइडलाइन दिया है कि आप जो बाहर जाते हैं, बाहर जाते रहते हैं, उनको घर के अंदर भी मास्क पहनना बेहतर होगा। लास्ट में आते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं कि सब लोगों के लिए शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन का कमी तो है, पर जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन जितना जल्दी जो है, वैक्सीन जितना जल्दी लेना आपको बेहद जरूरी है। बहुत लोग हमको पूछते हैं कि कोवैक्सीन लेना है, कोविशील्ड लेना है। मैं उनको बताता हूं कि आपको जो कोई वैक्सीन पहले मिलता है उसको आपको लेना ही अच्छा है। आपको कोवैक्सीन मिल रहा है पहले, तो कोवैक्सीन ले लीजिए। कोविशील्ड मिल रहा है, कोविशील्ड ले लीजिए। वैक्सीन से जो संबंधित साइड इफेक्ट है, एक्चुअली वो बहुत मामूली है। 1-2 दिन आपको सिरदर्द, बुखार सब हो सकता है। पर अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि जो वैक्सीन लेने वाले जगह में बहुत ज्यादा भीड़ रहते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, आप वैक्सीन भी ले लेते हैं और आपको कोरोना भी मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग 3-4-5 दिन के बाद बीमार हो जाते हैं और वो क्या सोचते हैं कि ये वैक्सीन लेने से हुआ है। सच्ची में वो भीड़ में आपको कोरोना भी आपको मिल जाते हैं। तो यदि आप वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं, बहुत केयरफुली पूरा आपका N95 मास्क तक डाल के ही वैक्सीन लेने के लिए जाए। तो इतना से मैं सोचता हूँ कि मेरा जो टॉक है वो खत्म हो गया यहाँ पर। मैं तैयार हूँ आप लोगों से सवाल लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जीवन। क्या बाकी जो पैनल में है वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, या हेलो, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूँ अनूपपुर से, मध्य प्रदेश से। ये आपका जो प्रेजेंटेशन था ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग संस्था के माध्यम से कुछ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, मतलब फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, है ना। तो इसमें हम लोग उपयोग करेंगे सर। एक चीज मेरे को थोड़ा सा पूछनी थी कि आपने जो बताया कि 10 दिन के बाद कोविड का टेस्ट पुनः कराने का जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव का, लेकिन कहीं कहीं पर ये मांगा जाता है कि आपका निगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, जैसे एयरलाइंस वगैरह में ट्रेवल करो वगैरह। तो ये तो इनको भी, मेरे को कोविड हुआ था 28 मार्च को, है ना, और मैं मतलब लगभग 14 दिन का क्वारंटीन में घर में रह के ही पूरा किया। मेरे को ऐसे कोई लक्षण नहीं आए, है ना। लेकिन अब हमने जब डॉक्टर से बोला निगेटिव पॉजिटिव का रिपोर्ट, बोले आपको 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप मत कराइए। तो गवर्नमेंट ऐसा लेटर का नहीं जारी की है क्या बाकी जगह पर? गवर्नमेंट ने तो लेटर जारी किए हैं 4 दिन पहले, तो नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। पर एयरलाइंस में वो लोग वो चेंज नहीं किया है अभी। देखिए, अभी मेन बात है कि आप जैसे दूसरे एक स्टेट जाते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आपको नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए करके। यदि उनको बोल दें कि भाई हमारा 1 महीना हो गया हुए, नहीं, तो फिर उनको वो मानना तो पड़ेगा। फिर भी वो क्या करते हैं, वो आपको RT-PCR, जैसे आप दूसरे स्टेट में लैंड करते हैं, तो ये ज्यादातर फ्लाइट में ही प्रॉब्लम रहता है। लैंड करते हैं, यदि आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, वो तुरंत करते हैं। करके यदि आपका नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि पॉजिटिव आता है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि आपका 2 महीना पहले पॉजिटिव रहा था और ये हो सकता है कि उसके चलते पॉजिटिव रहा है। फिर भी आप, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डरते हैं कि दूसरा वेरिएंट, दूसरा टाइप का वायरस उनका स्टेट में ना जाए, इसलिए वो 2 सप्ताह के लिए आपको क्वारंटाइन रख के ही आपको कुछ और करने को अलाउ करेंगे। जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं न्यूज़ संस्था जबलपुर से बोल रहा था। जी सर, एक चीज ये पूछना था कि क्या जो कोविड के जो सिम्टम है या जो जिसको कोविड हुआ है, उसको कितने दिन के बाद से वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा सकता है? जैसे अभी न्यूज़ में। जी, आपको कब कोविड हुआ था? करीबन 10 दिन पहले। 10 दिन। डेट बताएंगे तो 20-22 को हुआ था। हाँ, 20 के समथिंग।
20 के समथिंग। आपको हमेशा डेट, जैसे मैंने टॉक में बताया था कि आपको याद रखना है कि आपका सिम्टम, आपका जो लक्षण कब शुरू हुआ, ऐसा ये नहीं देखना है कि आप जांच कब किए, लक्षण जिस दिन से शुरू, लक्षण क्या ही देगा। लक्षण यदि आपको 20 तारीख से लक्षण है तो आप 20 मई को आप 1 महीना, स्ट्रिक्टली 1 महीना बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। 1 महीना, 4 सप्ताह हम लोग बताते हैं जी। 1 महीना के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और था, एक हमारे फ्रेंड है, उनको भी कोविड हुआ है, अभी उनको करीबन 15 दिन हो गए, टेस्ट करीबन 16 तारीख को उनको टेस्ट हुआ था। अभी भी दवा खाना तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है खांसी की। जी जी, इसमें क्या हो जाता है, जिसको कोविड हो जाता है उनका लंग्स में थोड़ा डैमेज हो जाता है, और ये खांसी वायरल कफ हम लोग बोलते हैं, ये करीब आपको 6 सप्ताह से 3 महीना तक रह सकता है। जी जी। ओके, ये धीरे धीरे चला जाएगा। आप कॉफ सिरप ले सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मधु डाल के आप धीरे धीरे पी सकते हैं। ये बेसिकली लंग में जो डैमेज हुआ है, यदि वो सीटी स्कैन करेंगे वो उनको पता चलेगा कि लंग में कितना डैमेज हुआ है, पर करने की जरूरत नहीं है। जो डैमेज हुआ है वो अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। जी ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो, यस सर मैं अजय पटेल बोल रहा हूँ शिवपुरी से। जी सर मुझे भी बुखार है थोड़ा, और सर दर्द भी है जी। तो सर हेलो सर, अभी 1 हफ्ते पहले बुखार आया था, तो फिर मैं कुछ मेडिसिन लेके ठीक हो गया। ओके, सुनाई नहीं दे रहा। लिया था सर कल मैंने, सुबह मतलब सुबह खाने पीने से पहले ही उसके। आपका वॉइस बीच बीच में कट रहा है, आपका वॉइस बीच बीच में कट हो जा रहा है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो आपका इशू है। हेलो, अगले व्यक्ति के पास चलते हैं। हेलो जी, बुखार था सर। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बताइए। सर दर्द और बुखार था सर। जी, कब से था, आपको तारीख याद है? सर पहले तो 1 हफ्ते से था पहले, लेकिन जी ठीक हो गया था, कल से फिर थोड़ा सा जी शुरू हो गया। ओके, ये आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको 1 सप्ताह, मैंने जैसे बताया ना पहले, 1 सप्ताह के बाद कुछ लोगों को 5 से 11वां दिन फिर शुरू हो सकते हैं। हमको लग रहा है कि वही है। आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है देखते रहना है, और आपको थर्मोमीटर इस्तेमाल करके, थर्मोमीटर जो जिससे बुखार नापा जाता है उसको इस्तेमाल करके आपको देखना है कि असली में आपको फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वैसा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जी 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 सर, उसमें कोई भूख कोई प्रॉब्लम रहती है? अगर खाना पीना हम खा रहे हैं, पूरा खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम खा रहे हैं। बेसिकली ये 2 बातें आपको देखना है। देखिए, ये आपको देखना नहीं है कि आपको भूख लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, ये सब नहीं देखना है। आपको 2 ही चीज देखना है कि आपको बुखार आ रहा है कि नहीं, आपका टेम्परेचर 100 डिग्री, आप मुंह में थर्मोमीटर लगाते हैं तो 100 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर जाता है कि नहीं। दूसरा, आपको पल्स ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल बहुत केयरफुली आपको इस्तेमाल करना है। पल्स ऑक्सीमीटर से आपको नापते रहना पड़ेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है कि नहीं। पल्स ऑक्सीमीटर आप देखे हैं ना? जी 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 सर। जी, पल्स ऑक्सीमीटर तो बहुत आम हो गया है अभी, सबको मालूम है, बच्चा जानते हैं कि क्या है। तो ये इस्तेमाल करके आपका सैचुरेशन देखना जरूरी है, और ये भी देखते रहना है कि आपको खांसी बढ़ रहा है या छाती में दर्द या कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, खांसी भी नहीं ज्यादा सर, ना सर्दी भी ज्यादा नहीं है। ओके, पर पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स, ये सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल आप देखिएगा, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर देख लीजिएगा। ठीक है,
हेलो। और आपको आराम बरकरार रखना है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपका 1 सप्ताह के बाद ठीक हो गया है। जी हेलो। जी बताइए। हेलो। जी हेलो या सर वो मतलब हम 15 दिन पहले बीमार हो चुके थे। या बॉडी पेन, सर दर्द, वीकनेस, फीवर सारा कुछ था, पर कोविड टेस्ट लेकर आए थे, पर नॉर्मली दवा लेके ठीक हो गया है। जी ठीक हो गया। उसके बाद में सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको 15 दिन के बाद। क्या ओके। रीजन हो सकता है? वो जैसे मैंने पहले बताया है, आपका लंग में डैमेज हुआ होगा। देखिए आपने एक गलती किया है कि आपने कोविड टेस्ट नहीं किया। बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। तो समय पर तीसरा से 5वां या 7वां दिन तक के बीच में बीमार होने का बीच में, ये कोरोना का अभी जो माहौल चल रहा है, जो अभी जो टाइम है, इसमें आपको कोविड टेस्ट करके देखना ही जरूरी है। और क्या आपने कभी बीच में ऑक्सीजन लेवल देखे थे? ऑक्सीजन लेवल नहीं देखे थे सर, जी पर अभी ये जब ऑक्सीजन लेवल देखे तो उसमें 99 है। जी नहीं, हो सकता है कि आपका जब बीमार हुआ होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ होगा और लंग में मतलब फेफड़ा में थोड़ा मोड़ा डैमेज हुआ होगा, ठीक है। उसके चलते ही आपको अभी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा, वो धीरे धीरे आपका लंग सूख, मतलब जो चोट हुआ है लंग में वायरस के चलते, वो सूख जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा, ठीक है। आपको इसके पीछे ज्यादा अपना मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जी ठीक है सर। हेलो Hello, हेलो hello या sir. Sir, it's my 11th day today. मतलब आज ओके 24th अप्रैल में मेरा पहला सिम्टम आया कि मुझे फीवर आया, फिर मैं उसी दिन ठीक हुई और ऑन ओके 27th आई गॉट कोरोना पॉजिटिव। ओके उसके बाद मतलब कफिंग स्टॉप ही नहीं हो रहा है। मीन्स ओके जितने बार मैं खांसती हूँ उतने बार कफ निकलता है। ओके। यानी आपका कफ, ऑक्सीजन लेवल देखे हैं? हाँ ऑक्सीजन लेवल 98 99 रहता है। पल्स ओके रेट कभी कभी जो पैरासिटामोल 650 खाने से एट नाइट ओके वंस मैंने खाया तो हम्म वो 125 पल्स दिखाता है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल मेरे मुंह से निकल जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हाई। कर। ओके। हाँ मुझे और मुझे यही लगता है कि आपका भी लंग्स में थोड़ा मोड़ा डैमेज हुआ है। मुझे लगता है कि आपको एक बहुत बार क्या होता है कि लंग वायरल निमोनिया के बाद सेकेंडरी निमोनिया, बैक्टीरिया के चलते निमोनिया हो जाता है। इसमें आपको एंटीबायोटिक लेना अच्छा है और एक छोटा डोज स्टीरॉयड लेना भी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आपका लोकल में कहीं डॉक्टर है, तो उनसे जाके एक बार मिलना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जी 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 हेलो या सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। सर मनोज बोल रहा हूँ। जी अभी हमने 29 अप्रैल को टेस्ट कराया था कोविड का, ओके RT-PCR। ओके रिपोर्ट मतलब जनरेट किया था 1 तारीख को, तो उसमें तो मेरे लक्षण थे जी और मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। लेकिन मैं अपनी वाइफ को लेके गया था, तो ओके उसमें इस तरह कोई लक्षण था नहीं। ओके उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, तो कितना ओके सीरियस है? मतलब उस तरह कुछ लक्षण दिख नहीं रहा है। ओके। ये अक्सर देखा जाता है कि पूरा फैमिली जांच के लिए जाते हैं, तो जिसका लक्षण नहीं है वो पॉजिटिव निकलता है और जिसका लक्षण है वो नेगेटिव निकलता है। बस उसका मतलब है कि आपका जो जिसको लक्षण है वो उनका जांच करने में लेट हुआ है। और यदि घर में किसी एक का भी पॉजिटिव निकलता है, तो ये मान के चलना है कि बाकी सब पॉजिटिव है, क्योंकि आप सब तो एक ही कमरा या 1-2 कमरा जो आपके घर में है उसी में ही आप लोग रहते हैं। तो एक का पॉजिटिव निकलता है, आपको ध्यान रखना है कि बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। और जिनको कोई सिम्टम नहीं, जिनको कोई लक्षण नहीं रहता है, उनको ध्यान देना है। हो सकता है कि आपको 3-4 दिन बाद या कभी कभी 1 सप्ताह बाद जो सिम्टम है आ जाते हैं। और कभी सिम्टम आने पर भी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, बहुत लोग ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने पहले बताया। तो आपको अगला 2 सप्ताह बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 2 सप्ताह के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए, या आपको बुखार बिना जाने बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। ओके हेलो, यस बताइए।
सर मेरा नाम चंदन है। मैं अभी फिलहाल में ही ये कोरोना का जांच कराया तो उसमें से नेगेटिव आया, लेकिन मुझे गला में हल्का खराश टाइप का लगती है, तो क्या करना होगा सर? आपको मानना है कि आपको कोरोना ही हो गया है, ठीक है। मुझे जी, और जितना बातें मैंने बताए हैं वो सब आपको ध्यान रखते हुए आपको आराम करना ही अच्छा है। यदि गला में खराश हुआ है, बुखार था आ रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। बस आप गर्म पानी में नमक डाल के गलाला कीजिए, भाप लीजिए, ये काफी है अभी के लिए। पर आराम कीजिएगा और देखते रहिएगा कि आपका बुखार वापस तो नहीं आ रहा है और आपका सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल सही रहे, ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी ठीक है। हेलो, यस। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ और जी। मेरे 2-3 सवाल है। एक तो ये है कि हम जब ये ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं तो जैसे हॉस्पिटल से भी कई सारे लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, कभी 50-60 लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो आइसोलेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अगर जो डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे हमें कैसे कम्युनिटी को अवेयर चाहिए और उस टाइम पे हमें कैसे लोगों को बताना चाहिए कि इसके बाद क्या प्रिकॉशंस रखें, क्योंकि उसके जब वो हॉस्पिटल से हो रहा है या उसके 14 डेज को घर में होम आइसोलेशन में कंप्लीट कर रहा है, तो उसके बाद वो फैमिली के साथ कैसे रहेगा या क्या, वो उसके बारे में सर थोड़ा सा। नहीं, यदि आपको जैसे जिस दिन आपका पॉजिटिव रहता है उसके 10 दिन बाद आप नॉन इन्फेक्टिव है, मतलब आप एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं, तो एक बार आप 14 दिन कंप्लीट किए हैं तो फिर आपको और आइसोलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न अभी रहता है जिसको होम आइसोलेशन में डालते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोगों का घर में एक ही कमरा रहता है, तो इसमें होम आइसोलेशन आप कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत एनजीओस, बहुत गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है वो सोच रहे हैं कि ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। पहला जो वेव चला था कोरोना का, उसमें हम लोग देखे थे कि बहुत जगह में आइसोलेशन सेंटर सब बना के लोगों को रखे थे, पर अभी जो वेव चल रहा है इसमें ऐसा कुछ सरकार नहीं कर पा रहे हैं और ये इसी कारण से ही ये बीमारी इस बार इतना ज्यादा फैला हुआ है। जी। दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे कि जो कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हैं तो उनको और क्या, यानी कि सेकेंड बार होने के क्या चांसेस रहते हैं और मिनिमम कितने दिन या कुछ ऐसा है कि सेम ही उनका रहता है कि उनको भी सेम ऐसा ही है? नहीं, आप एक और बार बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि सर अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड हो गया है और उसको ऑलरेडी 20 डेज हो चुके हैं, तो वो फिर से अगर मान लो कि बाहर जा रहा है, घर में कर रहा है, या तो उसको दोबारा इन्फेक्टेड होने के क्या चांसेस हैं? जी, यदि वो ध्यान ना देंगे उनको इन्फेक्शन होने का, हम लोग देखे हैं कि मिनिमम 3 महीने का गैप रहता है, उसके बाद वो फिर इन्फेक्टेड हो सकते हैं। देखिए, ये सब लोगों को मुझे ये बताना है कि ये बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी भी किसी को नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग बताते हैं, मैंने लास्ट में जो अपना टॉक में बताया ना कि आपको ये बीमारी आने के बाद भी सुनिश्चित करना है कि आप जितना कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, जितना कुछ ये बीमारी नहीं आने के लिए जो रोकथाम करते हैं, वो रोकथाम करने के लिए जो कोई स्टेप लेते हैं वो स्टेप लेते रहना है। जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, ये सब आपको फॉलो करते ही रहना है। आप कभी भी ये जो चीजें हैं उसमें लापरवाही नहीं कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब, मेरा एक ही सवाल है, वेरी सिंपल सवाल, गांव लेवल में एक पूछते वैक्सीन फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज सेम वैक्सीन लेना होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, मिनिमम डेज कितना होगा, मैक्सिमम डेज कितना होगा? जी, मिनिमम डेज है आपका 28 दिन, पर अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन का 42 डेज बताया जाता है और आपको विद इन 3 मंथ्स लेना जरूरी है, विद इन 3 महीना। जी, सेम वैक्सीन फर्स्ट डोज जिसको सेम आप बदल नहीं सकते। यदि आप कोवैक्सीन लिए हैं तो आपको कोवैक्सीन ही लेना है, यदि आप कोविशील्ड लिया है कोविशील्ड ही लेना है। जी। हेलो सर, कमलेश बोल रहा हूँ सर।
जी सर कमलेश बोल रहा हूँ अड़की से सर, वो हम कम्युनिटी में काम करते हैं थोड़ा। जी सर मेरा दो सवाल है, एक वैक्सीनेशन पे और एक है लोकल डॉक्टर्स पे जो जनरल प्रैक्टिशनर गाँव में रहते हैं। जी सर वैक्सीनेशन पे ये सवाल है कि जैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, उसका कितना % चांसेस है होगा कि डेथ नहीं होगा, ये कैसे बोला जा सकता है 100%? जी कोई भी वैक्सीन आपको दुनिया में बहुत वैक्सीन आप सुने होंगे ना, डीपीटी, डीटी, बीसीजी, जितना कोई वैक्सीन आप लेते हैं वो कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, कोरोना में ये देखा जाता है कि करीब प्रोटेक्शन 60 to 70%, मतलब 60 से 70% प्रोटेक्शन देते हैं। और जिनको जब वैक्सीन मिले हुए लोगों को बीमारी होता है तो वो बीमारी सीरियस नहीं होते हैं। समझ में मेरे बात समझ में आए? जो जिसको वैक्सीन मिलता है उनका बीमारी सीरियस नहीं होते हुए हम लोग देखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है क्योंकि अभी दूसरा लहर चल रहा है, तो इसमें हम लोग को पता चला है कि जिसको वैक्सीन मिला है वो ज्यादा सीरियस जानलेवा बीमारी उनको नहीं होते हैं। जी ओके सर और एक सवाल था, लास्ट सवाल है, और जो लोकल डॉक्टर्स जो हैं वो तो जनरली ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, जैसे वो तो नॉर्मल बुखार सर्दी खांसी है जैसे, तो उनके साथ अगर बात किया जाए तो कैसे, क्या मैंने किस तरह के बात किया जाए, ये चीज थोड़ा सा समझना। लोकल डॉक्टर्स देखिए ये अजीब सा सवाल है। आपको एक चीज मालूम होना है कि जो गांव में जो झोला छाप बोलते हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं। जी 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 ओके, देखिए मैं भी तो बहुत रिमोट एरिया में काम करता हूँ, और मैंने एक चीज मैंने हेलो जी एक चीज मैंने ध्यान दिया है कि बहुत कम ऐसे झोला डॉक्टर होते हैं जो थोड़ा पैसा बनाने का मोटिव जिसका नहीं है। ठीक है, ज्यादातर झोला डॉक्टर्स जो है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो कोरोना का डायग्नोसिस ना करे, हमेशा चाहते हैं कि मलेरिया टाइफाइड ही जांच बताए। और हम लोग भी अब वही देख रहे हैं कि आज अभी भी जो मेरे पास मरीज आ रहे हैं वो ज्यादातर बोलते हैं कि मुझे मलेरिया टाइफाइड हो गया है। ठीक है, तो सर एक चीज ये पूछना था जी, ये वेब कब तक रहेगी? यदि मुझे मालूम होता तो ये तो बहुत मुश्किल है बताना। अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि और 15 दिन रहेगा, और 15 दिन रहेगा करके बताया जाता है। आप 2 मिनट के लिए मुझे माफी दे दे, मुझे एक फोन कॉल करना है। ओके, थैंक यू सर। फोन कॉल करना है, ठीक है जी। तापस जी, तापस सर, हाँ बताइए। आपने बहुत अच्छा ये MPSDI के लिए आयोजन किया। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली, है ना, और बहुत सारी चीजें इसमें अवेयरनेस के लेवल पर भी है। अब वो कैसे करा जाए ये थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सरल भाषा में बता दिया। अभी जो सिचुएशन है, आपको एक डिवाइस छोड़ के देखिए, आप भी हम भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन आपको थ्रू डिवाइस के थ्रू करना पड़ेगा। केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। डिवाइस है, जहाँ पर मोबाइल है, कोई चीज है, उसी थ्रू से आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तो मुश्किल का काम है ना, बहुत बहुत मुश्किल काम है, और अभी खतरा बहुत है। खतरा है। मैं तो देखिए, मैं तो 7 अप्रैल से घर नहीं, हमारा यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ इतना कोरोना फैला हो गया, तो यहाँ पर तो बैरिकेड, तो बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, घर का अंदर में ही सब कुछ करना पड़ रहा है, एवरीथिंग जी हाउस। तो जितना संभव निजी का प्रोटेक्ट रखिए, तो डॉक्टर साहब वही बोल रहा है ना। सही है, सही है, प्रोटेक्ट रखना होगा, वही है। एक्चुअली गांव लेवल में आंखों ज्यादा है, जैसे रिसेंटली एक गांव में वैक्सीनेशन करने के लिए हम सब कुछ भेजा, गांव लेवल से लोग
लोग भगा दिया, अब हम वैक्सीन नहीं लूंगा, वैक्सीन लेने के बाद आदमी मर रहा है। सर जुड़ गए हैं तापस जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई एक लड़का है, उसने जैसे उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला, इट मीन्स कि वो एसिम्प्टोमेटिक था। जी। तो हमको सर ऐसे लोगों को कैसे पहचाने और कैसे उनसे दूर रहें? मतलब नहीं, वैसे पहचानना तो मुश्किल है। यूजुअली ये लोग, इन लोगों का घर में और लोग होगा पॉजिटिव। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो जी हेलो, जिसको भी हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, श्वेता जी थोड़ा रुकिए, एक प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। दे रहे हैं, थोड़ा रुकिएगा। थोड़ा सा रुकिए। तो यूजुअली ऐसा होता है कि उनका घर में कोई सिम्टोमेटिक रहेगा, तो हमेशा खांसने वालों, खांसी जो जिनको भी होता है, आपको इंसिस्ट करना है कि वो जांच करके देखे। और हमेशा देखते हैं उनका घर में जो एसिम्टोमेटिक है, जिसको लक्षण बिल्कुल नहीं है, वो पॉजिटिव निकल जाता है। तो ये लोग स्प्रेडर हो जाते हैं। स्प्रेडर मतलब दूसरे लोगों को बीमारी फैलने वाले हो जाते हैं। तो इसी बार जो लहर चल रहा है, इसमें यही हुआ है कि हम लोग थोड़ा अपना हम लोग अपना जो ख्याल देते हैं अपने ऊपर, ये थोड़ा हम लोग का थोड़ा रिलैक्स हो गया है। इसके चलते है ये दूसरा लहर बहुत ताकतवर रूप से आ रहा है। तो जिसको सिम्टम नहीं है वैसे पहचानना तो मुश्किल है, पर यदि आपका जान पहचान में किसी को खांसी हो रहा है, आपको थोड़ा उनका जो साथ में रहने वाले हैं उनको थोड़ा उनसे थोड़ा केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि वो वायरस उनका शरीर में, उनका मुंह के अंदर हो सकता है। और इसलिए हम लोग सबको मास्क पहनने, ये सब करने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि यदि आपको पता रहता कि किसके मुंह में वायरस है, तो फिर आप उनको ही मास्क पहनने का ही जरूरत है। तो किसी को पता नहीं है कि किनका मुंह में हो सकता है, इसलिए हम लोग सबको मास्क देखिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं है, सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं है, दूसरों को बचाने के लिए भी आप मास्क पहनना है। क्योंकि आपका मुंह में हो सकता है वायरस, और आपका मुंह से बाहर ना जाने के लिए ही आपको मास्क, तो ये मास्क का दुगना काम है। आप दूसरे को वायरस ना देना और आपको दूसरे से वायरस नहीं मिलना, ये दोनों काम करते हैं। जी सर, जो एसिम्प्टोमेटिक है, अगर वो मान लो कि एक टच कर रहा है किसी वुड पे, स्टील पे या किसी पर्सन के हैंड्स पे, तो उससे भी ये स्प्रेड होने का चांसेस है? अभी के रिसर्च के अनुसार बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है अभी के रिसर्च के अनुसार। पर चांस थोड़ा मोड़ा तो है ही, ठीक है। पर इसलिए हम लोग हमेशा मतलब इंसिस्ट करते हैं उनको हाथ धोने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इंसिस्ट कर रहा है। ज्यादातर एरोसोल स्प्रेड, मतलब हवा से ही स्प्रेडिंग ज्यादा हो रहा है। थैंक यू जी, वेलकम। गुड इवनिंग डॉक्टर। श्वेता जी को पूछ लेने एक मैडम आए थे बीच में, उनको अवसर दे दीजिए। जी बताइए मैडम। बोल रहे हैं जी, कैसे बोल रहे हैं सर? जी बताइए। नमस्कार। जैसे अभी हमारा कहना है कि जैसे कोई भी लक्षण नहीं है, सर्दी खांसी बुखार, फिर भी कोविड जांच करने के बाद पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है? देखिए, आपको समझना जरूरी है कि 20% लोगों में कोई भी सिम्टम मतलब उनको पता भी नहीं रहेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ये तो सिर्फ कोरोना में ही नहीं, बहुत कुछ बीमारियों में ऐसा होता है। इवन टाइफाइड भी ऐसा होता है। आप टाइफाइड का जांच रोड में चले जाने वाले 100 लोगों में करेंगे, 10 से 20 नहीं, उससे भी ज्यादा आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए, आपको एक चीज समझना है, आप हो सकता है कि इन्फेक्शन आपका शरीर में है, तो पर आपको बीमार नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो इन्फेक्शियस है, उनका कीटाणु उनका शरीर में है, पर वो कीटाणु उनका शरीर पर हावी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो तो हर बीमारी में, कोविड में, कोरोना में ही नहीं, हम लोग मलेरिया में देखते हैं, कुछ और बीमारी हम लोग ऐसे ही जांच करके देख रहे हैं, मलेरिया निकल जाता है, पर उनको मलेरिया का कोई सिम्टम नहीं रहता है। तो ये कॉमनली हम लोग देखते हैं। का बुखार खांसी सब हुआ और सबको जांच कराए, लेकिन सब नेगेटिव आए, इसलिए कोई और असर हो सकता है क्या पूछ रहे थे? नहीं, ये जरूरी नहीं कि जिसको भी सिम्टम है उनको टेस्ट में निकलना जरूरी तो नहीं है।
इसलिए हमने जब ये मीटिंग शुरू किया था, शायद आप सुने होंगे, मैंने बताया था कि जितना कुछ टेस्ट कर रहा है वो फुल प्रूफ नहीं है। उसमें जैसे RAT टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसका जो सेंसिटिविटी है सिर्फ 30 से 40% है। समझ में आ रहा है? 30 से 40% लोगों में ही पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सब में नेगेटिव निकलेगा। यदि आप ट्रूनेट कर रहे हैं या आप RT-PCR कर रहे हैं, उसका सेंसिटिविटी 70% ही है, मतलब 30% लोगों को आप फिर भी मिस कर सकते हैं। तो मेडिसिन में ये ऐसा ही होता है। तो सबको पॉजिटिव आने की जरूरत नहीं है जी। ठीक सर। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग जी। अभय जी को पूछने दीजिए, अभय जी को पूछने दीजिए। अभय जी पहले कर रहे थे जी। अभय। हाँ गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। मैं अभय बोल रहा हूँ झारखंड से। जी। तो मेरे 2 सवाल थे डॉक्टर सर कि जी। अभी रिसेंटली मैं कोविड पॉजिटिव होकर रिकवर मैंने किया है जी। और तो थोड़ा सा मेरा वेट भी घट गया है और थोड़ा वीकनेस रह रही है, जैसे थोड़ी देर में ही थकान हो जा रही है मुझे, 2 घंटा जी 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 जी। तो इस तरीके की कुछ हो रहा है मुझे जी। इसका कुछ सोल्यूशन बताइए सर। जी, मैंने अपने टॉक में बताया था कि ये जो थकावट होते हैं ये बहुत कॉमन है। कोविड में बहुत कॉमनली हम लोग थकावट देखते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको आराम थोड़ा ज्यादा करना है, और आपको सुनिश्चित करना है कि आप ज्यादा हेवी काम ना करें। और अभी गर्मी का मौसम भी है, ये अभी बीमार होने के लिए बहुत खराब समय है, क्योंकि गर्मी में ज्यादा डिहाइड्रेशन होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा लगता है। तो ये इसमें सिर्फ आपको आराम ही करना अच्छा है, और संतुलित भोजन, जो बैलेंस डाइट के बारे में मैंने बताया ना, संतुलित भोजन लेना जरूरी है, पानी अच्छा से पीना है, बस उतना ही है। ज्यादा आपको जो लोकल में कहते हैं ना, हैरासमेंट ज्यादा नहीं लेना है, बस उतना ही। हाँ सर। और डॉक्टर सर एक सवाल मेरा और है, मेरी मदर फर्स्ट वैक्सीन लगाने के बाद उनको हो गया था, तो उनको सेकंड वैक्सीन मैं कितने दिन में दिलवाऊं? थोड़ा उनका सीवियर हो गया था डॉक्टर सर, उनका अच्छा। CT स्कैन स्कोर 11 आया था, तो इस वजह से उनको सेकंड वैक्सीन मैं कब तक दिलवाऊं डॉक्टर? आपका सिम्टम शुरू कौन सा दिन सिम्टम शुरू हुआ था? उसका 1 महीना बाद। अच्छा, मतलब फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद भी? हाँ, फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद भी, जिस दिन आपको सिम्टम, जिसका आपका मतलब बीमारी का लक्षण शुरू हुआ था, उसका एग्जैक्टली 1 महीना बाद आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। गुड इवनिंग डॉक्टर। अरुण जी को पूछने दीजिए, अरुण जी को पूछना था। सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी सर मैं बोल रहा था कि मैं भी पॉजिटिव हूँ और मेरा पॉजिटिव मेरा 6ठा दिन है, मैं आइसोलेट हुआ हूँ जी। हवा चल रही है सर, सुधार है जी। करना चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन लेवल मिनिमम होना चाहिए। क्या ऑक्सीजन लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए? नहीं सुनाई दे, क्या लेवल? ऑक्सीजन लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल आपका मिनिमम 95 होना चाहिए। ये आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है, आप सब देखे होंगे ना, मैंने उठा के लेके इसलिए आया था कि आपको दिखा दो। ठीक है, ये तो ऐसा रखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजन मिल जाता है, ऐसे ऊपर रखेंगे तो ऊपर में ऑक्सीजन मिलता है। और जैसे अभी मेरा 97 है, ये 94 या 94 से नीचे नहीं जाना है, ठीक है? 94 कट ऑफ है जी। जी डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग। बोल रहा हूँ पालकोट से जी। और एक्चुअली 11 तारीख आसपास, 10-11 तारीख आसपास मेरे को काफी बॉडी एक और सर्दी खांसी ऐसा था, तो मैंने टेस्ट कराया था RT-PCR और फिर रैपिड टेस्ट भी कराया था, तो दोनों में मेरा नेगेटिव आया। उसके बाद मैं एक्चुअली फिजिशियंस के पास पे जाकर के फिर मिला था, उसके बाद में टाइफाइड निकला था मेरा और टाइफाइड का पूरा ट्रीटमेंट चला था। उसके बाद में मुझे काफी वीकनेस लग रहा है और अभी तक हमको लगता है कि वो वीकनेस से मैं नहीं उबर पा रहा हूँ। मुझे फीवर नहीं है, खांसी हल्का फुल्का होता है, बट वीकनेस काफी है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे करके। देखिए आपको 11 तारीख को हुआ है, हो सकता है कि मुझे लगता है कि आपको कोरोना ही हुआ था, क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो विडाल टेस्ट करते हैं ना टाइफाइड में, ये इसमें थोड़ा क्रॉस रिएक्शन करते हैं और पॉजिटिव बहुत लोगों को, मेरा क्लिनिक में भी बहुत लोगों को जो आते हैं उनको विडाल टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। तो हो सकता है कि आपको कोरोना ही हुआ था और ये आपको 3 महीना तक धीरे धीरे करके ठीक होगा, क्योंकि
कोविड में ऐसा देखा जाता है कि शरीर का हर सेल हर कण में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके चलते आपको मतलब थकावट लगता है। इसमें कोई इलाज स्पेशली करके नहीं है, बस आपको विटामिन सब खा सकते हैं, पर ज्यादा विटामिन खाने से भी आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं है। पर आपको जैसे मैंने बताया, संतुलित भोजन, पानी, आवश्यक आराम, ये सब मतलब इस पर ध्यान दे आप, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जी। थैंक यू सर। मुझे वो बहुत जरूरी सवाल था जी। सर, मेरे को साइनस का भी प्रॉब्लम है। ओके जी। हाँ सर, वो मेरे को साइनस का प्रॉब्लम सर अप्रोक्स पिछले 25-30 साल से 25 ओके। साल से। सर मेरे को ये कैसे पता चलेगा? मतलब कभी टेस्ट कराऊंगा तो वो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना साइनस की प्रॉब्लम थी? नहीं, वैसा नहीं। आपको साइनस का प्रॉब्लम है तो हमेशा पॉजिटिव होने का चांस नहीं है। आपको जब कोरोना पकड़ेगा तो ही पॉजिटिव आएगा। साइनस का प्रॉब्लम के लिए आपने कभी सीटी स्कैन लिए हैं? सॉरी सर? सीटी स्कैन, आपका फेस का सीटी स्कैन लेके देखे हैं? साइनस का प्रॉब्लम इतना लंबी टाइम से क्यों है करके आप कभी जांच किए हैं? सर मैं बचपन में मैंने ट्रीटमेंट कराया था इसका, बट ठीक नहीं होने के कारण फिर मैं छोड़ दिया। ओके, मुझे लगता है देखिए, अभी साइनसाइटिस का बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, तो आपको एक अच्छा ईएनटी सर्जन, आपका एक बार कोविड सब थोड़ा सेटल हो जाएगा तो आपको एक अच्छा ईएनटी सर्जन से दिखा के सीटी स्कैन सब करके देखना पड़ता है कि आपका साइनस के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यदि आप अच्छा जगह जैसे सिटीज में कहीं कलकत्ता या फिर वेलोर या दिल्ली ऐसा कहीं जाएंगे तो हमको पक्का है कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। पर आपको कोरोना होएगा तो ही आपका पॉजिटिव आएगा जी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो जी बताइए। हेलो सर। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मंजरी बोल रही थी। जी हेलो। जी डॉक्टर बताइए। साहब, मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये सवाल था कि जैसे जो वैक्सीन लेते हैं, जी तो जैसे वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे हम मेरे जानकारी में एक है कि गांव में किसी ने लिया और उनके परिवार के पूरे 6 के 6 लोगों की 6 दिन के अंदर डेथ हो गई। तो अच्छा। गांव में हाँ पूरा परिवार है, तो उससे क्या हो गया कि एक तरीके का वो गांव में ये माहौल भी बन गया है कि वैक्सीन लेने से लोगों को डेथ हो जाती है। तो ओके। क्या रीजन हो सकते हैं? क्या ऐसा उनको बुखार वगैरह कुछ नहीं था, वो भी पता किया, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? और दूसरा मेरा ये सवाल था कि जिनको डायबिटीज है, बीपी है, तो इन लोगों को यदि वैक्सीन लेना है तो उनको दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे लगता है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। डीसी महोदय को मालूम है कि ऐसा हुआ है? हाँ, वहां तो पता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में पता है। उसके बाद जो भी वैक्सीन के लिए गए तो उन्होंने सबको गांव के बाहर कर दिया। अभी नहीं कर रहे वैक्सीन उस गांव में, हेल्थ डिपार्टमेंट को गांव वाले आने नहीं दे रहे। तो वही थोड़ा सा ये था कि जो उन गांव में काम करते हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो वो भी काफी परेशान है कि किस तरीके से लोगों को हम बात करें और बताएं कि ये रीजन नहीं है इसका। ये तो बहुत मुश्किल है। इसमें आपको पूरा जिला प्रशासन को इंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ मैं जहाँ काम कर रहा हूँ यहाँ भी एक ऐसा कहानी हम लोग ने सुना, पर जब हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रशासन गया तो पता चला कि बिजली गिरने से वो लोग मरा है। समझ आ रहा है? हाँ, वैक्सीनेशन उनके यहाँ तो उन्होंने वैक्सीन कराया ना, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब था, उन्होंने वैक्सीन कराया है, वो मैंने पता कर लिया पहले ही। पर मेरे को ये लग रहा था कि हो सकता है कि उनको बुखार वगैरह हो या सर्दी खांसी हो, कोई ऐसे सिम्टम्स होंगे और उसमें उन्होंने वैक्सीन लगा लिया हो, उस रीजन से भी हुआ हो। तो इसीलिए तो अब वो तो क्या पूरे फैमिली में ऐसा हो गया, तो लोग अब बता नहीं पा रहे कि सही क्या है, पर इसके कारण दूसरे लोग वैक्सीन नहीं लगाए, ये तो सही चीज नहीं है। जी नहीं, ये हमको देखिए, हमारे यहाँ भी ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ था जहां पर हम लोग को मैसेज मिला कि एक गांव में वैक्सीन लेने का अगला दिन एक पूरा परिवार डेथ हो गया जी। ठीक है, पर हम लोग जब छानबीन करने के लिए गए तो पता चला, पहले तो ये लोग छानबीन करने के लिए अंदर ही आना नहीं दे रहा था, फिर बाद में पता चला एक्चुअली ये पूरा परिवार अपना जो क्या बोलते हैं घर के बाहर बैठे हुए थे जब बिजली गिरे, बिजली मतलब लाइटनिंग गिरे, और लाइटनिंग में इन लोगों का जान चला गया। फिर भी गांव लोग बोल रहे थे कि नहीं, बिजली इसलिए मारा क्योंकि उनको वैक्सीन मिला।
हाँ नहीं, उनको तो 3 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह भी किए थे। ओके, और नहीं हो सकता, देखिए दूसरे बीमारी भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वैक्सीन ही है, पर हमको लग रहा है कि ये बात, देखिए ये तो प्रशासनिक लेवल पर आपको उठाना पड़ेगा और प्रशासन ही कुछ कर पाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए बेसिकली जांच सबकी जरूरत पड़ते हैं, तो जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा जी। और ये प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनकी ओर से ही ये पूरा होना चाहिए। यदि आप इंटरेस्टेड है, मेरे व्हाट्सएप में जो गांव का नाम ये सब व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर हम आप इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा दोस्त लोग है जो IAS ऑफिसर्स है, इनके पास भेज सकते हैं जी। जी ठीक है ना, तो वो मैं आपको भेज। हेलो हेलो जी, हेलो जी, एक मिनट, उनका और एक सवाल था, रुक जाइए सुमित जी, रुक जाइए। नहीं, दूसरे सवाल का जवाब रहेगा मेरा। वही मैं बोल दूसरा रहा हूँ, सवाल क्या है? वो शुगर और हाइपरटेंशन है तो ले सकते नहीं, तो उन लोगों को ये वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत और वो तो नहीं होगा? नहीं, शुगर और बीपी वालों को ये जरूर लेना है, ये उनको एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें कि जिसको शुगर है, जिसको बीपी है, वही लोग सीरियस ज्यादा होते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है ना, ओके, थैंक यू डॉक्टर। सुमित बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। हेलो जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बोल रहा हूँ कि कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है सर कि एक ही परिवार में 4-5 लोग हैं और उनमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स नजर आ रही है, सर्दी, खांसी, बुखार है, लेकिन टेस्ट कराने पर उनका किसी एक ही 2 मेंबर का पॉजिटिव आता है सर। मतलब ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा इसका जानकारी दीजिए सर। नहीं, ये तो कॉमन है, क्योंकि ये हम लोग अक्सर देखे, हमने बताया ना, आज भी मेरे पास एक परिवार एक साथ आए, जिसको सिम्टम है उनका नेगेटिव निकला और जिसका सिम्टम नहीं है उनका पॉजिटिव निकला है। वो इसलिए है कि हो सकता है कि जिसका सिम्टम है वो लेट आए हैं और जिसका सिम्टम नहीं है वो पहले ही, मतलब उनका जो डिसीज प्रोसेस, उनका जो बीमार होने का जो प्रोसेस है उसमें वो थोड़ा जल्दी आए हैं, तो इसलिए वायरस निकल गया है। और आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि जो कोई जांच कर रहे हैं उसमें सेंसिटिविटी, जो बीमारी को पकड़ने का जो क्षमता है, वो जैसे रैपिड टेस्ट में तो 30% ही है। 30% मतलब एक परिवार में 3 लोग हैं, 3 लोग जाएंगे, हो सकता है कि एक ही का निकलेगा, बाकी दोनों का नेगेटिव ही निकलेगा। यदि परिवार में 6 लोग हैं तो आपका 2 ही लोग निकलेंगे, बाकी 4 का नेगेटिव ही निकलेगा। पर उसका मतलब ये नहीं कि बाकी 4 भी नेगेटिव है, बाकी 4 भी पॉजिटिव ही होने का ज्यादा चांस है जी। इसलिए हम बताते हैं ना, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि भारत में जितना आंकड़ा हर दिन जो निकलता है, अभी शायद 3.5 लाख के आंकड़ा चल रहा है, पर हम लोग का मानना है 3.5 लाख का आंकड़ा जब चलते हैं तो करीब उसका 30 गुना मतलब करीब 1 करोड़ लोगों को हर दिन कोविड से कोविड ग्रस्त हो रहा है। तो ये सब सर, तो इसका मतलब सर अगर RT-PCR उनका अगर चेक करा जाए तो क्या मतलब 100% रिजल्ट आएगा उनका? सही नहीं, वही हमने बताया, RT-PCR का भी 70% ही है। अच्छा, ठीक है, हाँ, मैंने पहले से जब इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बता दिया था, ये टेस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका सेंसिटिविटी, मतलब बीमारी पकड़ने का क्षमता सबसे अच्छा टेस्ट में भी 70% ही रहता है, 30% में आपका मिस हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था सर मेरा, जैसे कोविड को लेकर, जैसे एक सिम्टम्स उल्टी होना या फिर ज्यादा सर पे दर्द होना, तो ये भी इसका सिम्टम्स है क्या? जी, इसका सिम्टम्स है, और ज्यादातर मैं बता रहा हूँ उल्टी उनमें होता है कि जो बहुत बार क्या करते हैं, वो खाली पेट में दवाई सब खा लेते हैं जी, उसके बाद वो उल्टी करके सिम्टम करके आते हैं जी। और कुछ लोगों में से उल्टी करके सिम्टम भी आता है। एक और सिम्टम जो किसी ने टाइप किया था, मैं मानना चाहता हूं कि वो भी एक सिम्टम है, वो है सूखापन, मुंह और गला सूख रहा है करके लोग आते हैं। ये भी कोरोना का ही एक रेयर सिम्टम है, हम लोग देखे हैं। एक और सिम्टम है, रेयर सिम्टम है, आंख का लाल आंख होके, जो मद्रासी आंख बोलते हैं ना, जो आंख लाल होते हैं, तो वो भी एक सिम्टम, मतलब एक लक्षण है जी। थैंक यू सर। वेलकम। एक बच्चों को वैक्सीन और कोरोना को लेकर के चर्चा है जी। तो बच्चों को कोरोना होता है या नहीं?
बच्चों को कोरोना होता है और बहुत बार बच्चों को बहुत मामूली लक्षण से वो मतलब खत्म हो जाता है, वो ज्यादा लक्षण नहीं रहता है, 1-2 दिन का लक्षण रहता है। कुछ बच्चों को सीरियस होते हुए देखे, पर वो ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से कुछ बीमारी है। दिल्ली और मुंबई में कुछ बच्चे डेथ हुए हैं और वो सब ऐसे बच्चे थे जिनको कुछ ना कुछ बीमारी था। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे गांव में एक लेडीज है, उनको कोरोना हुआ था और लगभग 5 दिन पहले ठीक हुआ था। वो कंडीशन उनका बहुत ज्यादा खराब हो गया। लास्ट में उनकी उनको नहीं मतलब ले ही नहीं पा रही थी वो। और उनके साथ थे और उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो जो लेडीज थी बाद में सीरियस कंडीशन होने पर, बट उनके यहाँ जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनका फीवर है, खांसी है, सर्दी है, बट उसका जो दोनों बच्चे का चेक किया गया तो कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट में नहीं आया सर। तो सर क्या करना? कुछ नहीं करना है, बच्चों को सिम्टोमेटिक दवाई, मतलब जस्ट उनका लक्षणों के लिए दवाई देना है, वो बस काफी है। उनको फीवर बुखार आ रहा है तो फीवर का दवाई देना है, खांसी आ रहा है तो खांसी का सिरप या दे सकते हैं या भाप लगवा सकते हैं, ये बस काफी है। बच्चों में यूजुअली वैसे ही मतलब वो, पर ये जरूर अच्छा रहेगा कि यदि वो क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीजन लेवल सब देखे तो अच्छा रहेगा जी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बबीता जी। बबीता जी। जी जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। मुझे 2-3 दिन से बुखार और सिर दर्द और खांसी हो रहा है, लेकिन मैं कोविड टेस्ट कराई तो मुझे नेगेटिव। क्या करना चाहिए? जी, नेगेटिव है तो क्या करना चाहिए? आपको इलाज तो करना चाहिए, आपका बुखार और खांसी का तो इलाज करना जरूरी है। और आपको नेगेटिव का मतलब, अभी का जो माहौल में नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप पक्का नेगेटिव है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया है, हो सकता है कि आपका फॉल्स नेगेटिव है, तो आपको अपने को मतलब केयर करना है कि आपको कोई सीरियस सिम्टम ना आए। तो बुखार देखते रहना है और आपको जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल नापते रहना है, ठीक है जी। ठीक है। चैट में एक है कि शुगर है और कोरोना हो चुका है और वो काफी वीक है, तो उनको डाइट कैसा होना चाहिए कि इम्यूनिटी बढ़े? नहीं, शुगर है, कोरोना है, शुगर और कोरोना जिसको है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो और सीरियस ना हो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एक डॉक्टर से मिलना ही अच्छा है, डॉक्टर से मिलके शुगर का जांच सब करना बेहद जरूरी है, ठीक है जी। 6 बजे होने वाला है, एक्चुअली 6 बजे मुझे एक और सेशन है कहीं और। एक लास्ट क्वेश्चन था जी। सर, जैसे कोई कोरोना संक्रमित होता है तो इस दौरान उनको कौन सा मेडिसिन दिया जाना चाहिए जिससे वो कंट्रोल कर सके? उसके लिए सब स्टेट गवर्नमेंट में सभी जो राज्य सरकारें हैं अपना अपना लिस्ट निकाले हैं। आपको मेन दवाई मैंने तो अपना मीटिंग में बताया था कि बुखार के लिए पैरास्टामोल और सर्दी के लिए भाप लेना, गला दर्द के लिए गर्म पानी में नमक डाल के गलाला करना। स्टेट गवर्नमेंट्स का लिस्ट के अनुसार आप बाकी दवाई ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन एक दवाई है जो बहुत गवर्नमेंट एम्स के द्वारा भी वो दिए जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ यही है, ये सब लोग दवाई उनको ही ज्यादातर सरकारी से मिलते हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। जो नेगेटिव निकलते हैं बहुत बार वो दवाई मिल नहीं पाते हैं। फिर है एसिथ्रोमाइसिन, फिर विटामिन सी, जिंक, ऐसे दवाई भी दिया जा रहे हैं। तो अभी तक का जो जितना रिसर्च है इसमें ज्यादातर एसिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये सब के बारे में ज्यादा ठोस सबूत नहीं है, फिर भी लोग दे रहे हैं। पर कम से कम बुखार कम करने वाला और जो सर्दी खांसी को कंट्रोल करके रखने वाले दवाई इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो सीरियस होते हैं हम लोग स्टीरॉयड, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये सब दवाई शुरू करते हैं जी।
तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ डॉक्टर साहब ने बताया है और काफ़ी हमारे क्लैरिफिकेशंस हुए होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब को जाना है तो मैं उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूं और होपफुली कि हम लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे। ये भी कर सकते हैं, अगर आपके कुछ भी सवाल बचे हुए तो आप अपने नेटवर्क में भेजें और फिर हम उनको भेज करके उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, यू आर ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू सर। यू आर वेलकम, थैंक यू।